नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट उर्वरक। ठीक है, इस उर्वरक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस उर्वरक के हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे, संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यह उर्वरक मृदा में किस प्रकार से रिएक्शन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक का पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस उर्वरक के फॉर्मूले की, यानी उस उर्वरक का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या होता है। तो इस उर्वरक का सूत्र होता है अमोनियम NH4 तो होता है अमोनियम, तो NH4 का होल ट्वाइज और सल्फेट SO4, अमोनियम सल्फेट इस उर्वरक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसके संगठन की, यानी अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक होता है उसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नमी की, है ना। संगठन के अंदर सबसे पहले हम देखें नमी। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर नमी होती है 1%। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में 1% नमी होती है। अमोनियम नाइट्रोजन, है ना, अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होती है वो 20.6%। अमोनियम सल्फेट उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन होती है 20.6%। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है 0.025%। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और 0.01% इसके अंदर आर्सेनिक होता है। तो संगठन के अंदर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि अमोनियम नाइट्रोजन, यानी जो अमोनियम सल्फेट है उसमें नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 20.6। 1% इसके अंदर नमी पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 0.025% और आर्सेनिक होता है 0.01%। ये इसके संगठन की बात हुई। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस उर्वरक के गुणों की, यानी इस उर्वरक के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण होता है यह सफ़ेद रवेदार होता है। इसका कलर सफ़ेद होता है, रवे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है, यानी इस उर्वरक को हम पानी के अंदर मिला देते हैं तो पानी के अंदर ये विलय हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। और यह वायुमंडल की बहुत कम नमी को अवशोषित करता है। जैसे यूरिया हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, केन पढ़ा, उनको वायु में खुला रख देते हैं तो वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि अमोनियम सल्फेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये वायुमंडल की बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना, बहुत ही कम मात्रा में नमी को अवशोषित करता है। और गुणों के अंदर ही इसके अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी लिखनी होती है। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो अभी हमने पढ़ी है 20.6% है ना। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है 20.6%। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20.6%। अब हम नेक्स्ट गुण की बात करें तो मृदा में इसकी रिएक्शन की बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें मृदा में रिएक्शन, मृदा के अंदर इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें इस उर्वरक का लगातार प्रयोग करने पर, देखो किसी भी उर्वरक के अंदर अगर अमोनियम आयन है तो अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होता है और नाइट्रेट आयन बनता है। नाइट्रेट आयन को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनने की, यानी जो नाइट्रीकरण की क्रिया है, उस नाइट्रीकरण की क्रिया में हाइड्रोजन मतलब H+ आयनों का निर्माण होता है और H+ आयन होते हैं वो मृदा को अम्लीय बनाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर भी अमोनियम आयन होने के कारण ये भी मृदा को अम्लीय बनाते हैं। तो याद रखना है अमोनियम सल्फेट उर्वरक का मृदा के ऊपर प्रभाव अम्लीय होता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का मृदा पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है। अब इस उर्वरक को हम जैसे ही मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो अमोनियम सल्फेट होता है, ये 2 प्रकार के आयनों में टूट जाता है। एक तो NH4+ अमोनियम आयन बनाता है, दूसरा सल्फेट आयन बनाता है। अमोनियम आयन बनाएगा एक तो, और दूसरा सल्फेट आयन का निर्माण करता है। एक तो अमोनियम आयन का निर्माण करेगा, दूसरा सल्फेट आयन का निर्माण करता है। सल्फेट आयन होता है वो कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। मिट्टी के अंदर
जो मृदा होती है उसमें कैल्शियम आयन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे ही हम अमोनियम सल्फेट को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो अमोनियम सल्फेट अमोनियम आयन और सल्फेट आयनों में टूटता है। तो जो सल्फेट आयन होते हैं SO4 आयन होते हैं, वो सल्फेट आयन मिट्टी के कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं, जो कि जल में घुलनशील होने के कारण अपक्षालित हो जाता है। यानी जो कैल्शियम आयन था मिट्टी के कणों के ऊपर उपस्थित है ना, वो इस उर्वरक के ऋण आयन मतलब सल्फेट से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा और कैल्शियम सल्फेट जल में विलयशील होने के कारण अपक्षालित हो जाता है, नीचे के संस्तरों में चला जाता है। जैसे पानी भरा खेत के अंदर या बारिश हुई तो बारिश के जल के साथ साथ ये आयन भी, जो कैल्शियम और सल्फेट आयन है, वो भी मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाते हैं, मिट्टी के नीचे के संस्तरों के अंदर चले जाते हैं। और जो अमोनियम आयन होता है NH4+ आयन होता है, वो मृदा के कोलाइडी कणों के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि अमोनियम पॉजिटिव आयन है और मृदा होती है वो एक ऋणावेशित कोलाइड होता है। तो अमोनियम आयन होता है वो मृदा के इन ऋणावेशित कणों के ऊपर चिपक जाता है तथा ये नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है। जो NH4+ मिट्टी के कणों के ऊपर उपस्थित होता है ना, वो नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रेट का निर्माण करता है और नाइट्रेट को फसलें ग्रहण कर लेती है। तो आप पहली लाइन में तो क्या लिखोगे, अभिक्रियाओं के अंदर की इस उर्वरक का मृदा पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है। दूसरा लिखना है कि ये अमोनियम और सल्फेट आयनों में टूट जाता है। तीसरा लिखना है सल्फेट आयन कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, जो जल में घुलनशील होने के कारण अपक्षालित हो जाता है। अमोनियम आयन होते हैं वो मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाते हैं, मिट्टी के कणों के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आप लिखना है कि जो अमोनियम आयन होते हैं वो नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। नाइट्रीकरण की क्रिया में हमने पढ़ा है कि जो अमोनियम आयन होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में पहले तो नाइट्राइड NO2- बनाएंगे और ये NO2- होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट, इस नाइट्रेट को फसलें ग्रहण कर लेती है, इस नाइट्रेट आयन को फसलें ग्रहण कर लेती है। तो मृदा में अभिक्रिया के अंदर आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। फिर हम बात करें इस उर्वरक का फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव से पहले हमें कुछ और बातें याद रखनी है इस उर्वरक के अंदर, कि जो नाइट्रीकरण की क्रिया के अंदर जो नाइट्रोजन मुक्त होता है ना, जो नाइट्रीकरण की क्रिया के दौरान जो अमोनियम आयन होता है वो नाइट्रेट में बदलता है, तो उस क्रिया के दौरान जो H+ आयन मुक्त होते हैं ना, वो H+ आयन मिट्टी के कण पर उपस्थित कैल्शियम को हटा देते हैं, सोडियम को हटा देते हैं और स्वयं उनका स्थान ले लेते हैं। तो जैसे ही कले यानी मिट्टी के कण के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो धन आयन है उनको ये H+ आयन प्रतिस्थापित कर देगा और मिट्टी के कण के ऊपर H+ आयन आ जाने से मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अब मिट्टी अम्लीय हो गई तो इसको सुधारना तो पड़ेगा, क्योंकि अम्लीय मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि नहीं होती है, पेड़ पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और जब पेड़ पौधों की जड़ों का ही विकास नहीं होगा तो पादप वृद्धि नहीं कर पाता है। कुछ ही दिनों में पादप की मृत्यु हो जाती है, मतलब जड़ें छोटी रह जाने के कारण, उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण पादप सूख जाता है। तो इसलिए उस मिट्टी की अम्लीयता को हमें दूर करना होता है। तो आपको याद रखना है, अगर 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, अगर 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट मिलाते हो और उसके द्वारा अगर मिट्टी में अम्लीयता होती है तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। यानी 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के द्वारा उत्पन्न अम्लता को 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के द्वारा जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फसलों पर प्रभाव, यानी इस उर्वरक का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालता है ये उर्वरक। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें, जो ये उर्वरक होता है ना, इस उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में होती है, अमोनियम आयन के रूप में, NH4+ आयन के रूप में, है ना। इस उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन होती है वो NH4+ के रूप में होती है। और हमने पढ़ा है कि फसलें होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती है।
NO3- के रूप में। जबकि एक फसल हमने ये भी पढ़ी थी जो नाइट्रोजन को NH4+ यानी अमोनियम आयन के रूप में ही लेती है। वो फसल कौन सी थी? धान की फसल। धान की फसल होती है वो नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ही लेती है, NH4+ यानी अमोनियम आयन के रूप में। तो यह उर्वरक होता है वो धान की फसल के लिए श्रेष्ठ उर्वरक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि धान की फसल के लिए कौन सा उर्वरक श्रेष्ठ होता है, तो आपको बताना है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम आयन होता है और धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ही ग्रहण कर लेती है। ठीक है। अगर अन्य फसलों के अंदर इसको देंगे तो ये अमोनियम आयन पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में बदलेगा और नाइट्रेट को ही फिर पौधे ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन धान की फसल तो अमोनियम के रूप में ही ग्रहण करती है। तो धान की फसल के लिए श्रेष्ठ उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट। फिर बात करें हम अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होने के कारण। ठीक है भाई, धान की फसल होगी तो उसमें तो डायरेक्ट ही अमोनियम के रूप में ले लेंगे, लेकिन किसी अन्य फसल के अंदर मिला देंगे तो अमोनियम आयन पहले तो मिट्टी के कणों पर चिपक जाएगा। मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाने से क्या होता है कि बारिश हो रही है तो मिट्टी के कण के ऊपर अगर अमोनियम आयन चिपक जाएगा तो बारिश के द्वारा ये खेत से बहकर बाहर नहीं निकलेगा पानी के साथ, या पानी के साथ मृदा की गहराई के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मिट्टी के कणों के ऊपर ये चिपक जाता है। मिट्टी के कण ऋणावेशित होते हैं या धनावेशित होते हैं, तो इन प्लस माइनस अट्रैक्शन के कारण ये मिट्टी के कण के ऊपर ही चिपक जाता है और फिर वहाँ पे ये धीरे धीरे नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा, और इस नाइट्रेट आयन को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। फिर बात करें, इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़क कर किया जाता है ना। जैसे आगे चलकर हम DAP पढ़ेंगे तो DAP का उपयोग हम फसल की बुआई के पहले ही खेत में करते हैं, फसल की बुआई के पहले। लेकिन अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, किसान खाद है ना, ऐसे उर्वरक हैं जिनका उपयोग फसल की बुआई के बाद में, जब फसल उग आती है उसके बाद में इनका उपयोग किया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट के लिए याद रखना है इसका उपयोग खड़ी फसल में छिड़क कर किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का उपयोग खड़ी फसल में छिड़क कर किया जाता है। अब अभी कुछ ही समय पहले हमने इसके संगठन की बात की थी, तो इसमें गंधक पाया जाता है ना, इसके अंदर गंधक पाया जाता है। हमने पढ़ा था गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.025% गंधक का अम्ल है ना, 0.025% गंधक का अम्ल पाया जाता है। और गंधक की उपस्थिति के कारण यह प्याज, लहसुन आदि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं प्याज है, लहसुन है, इनके लिए मुख्य पोषक तत्व होता है सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है S, है ना। और इस उर्वरक के अंदर कुछ मात्रा में गंधक भी होता है, हालांकि बहुत कम मात्रा है ये, है ना। लेकिन और उर्वरक है उनमें गंधक नहीं पाया जाता है, केवल इसी उर्वरक में गंधक पाया जाता है। और गंधक की उपस्थिति के कारण यह प्याज और लहसुन आदि के लिए भी आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम सल्फेट का उपयोग प्याज और लहसुन जैसी फसलों के लिए विशेष किया जाता है। क्यों? तो आपको बताना है कि इस उर्वरक के अंदर गंधक उपस्थित होने के कारण लहसुन और प्याज में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि लहसुन और प्याज के लिए सल्फर जो पोषक तत्व है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो बच्चों हमें अच्छी तरह से उस उर्वरक को याद करना है। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और बड़े क्वेश्चन के अंदर हमें चारों पॉइंट पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा जैसे कि अमोनियम सल्फेट का संगठन, गुण, मृदा पर प्रभाव और फसलों पर क्या प्रभाव होता है समझाइए। बड़ा क्वेश्चन मिलता है 4 नंबर का। प्लस कंपटीशन के एग्जामों के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला कौन सा है, धान की फसल के लिए श्रेष्ठ उर्वरक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना % होता है, अमोनियम सल्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, प्याज लहसुन के लिए कौन सा उर्वरक श्रेष्ठ होता है, अमोनियम सल्फेट का मृदा पर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन जो भी प्रभाव है वो कौन सा होता है ना। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस टॉपिक के अंदर से बनते हैं, जो आपके जेट, ICR, BHU के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कंप्लीट है ये आपके उर्वरक अमोनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, इस उर्वरक को अच्छी तरह से याद कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।